की खबर से जहां महागठबंधन के बीच जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर जो टकराव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, नामांकन दाखिल हो गया, उसके बाद भी दोनों के बीच जो गतिरोध था वो बरकरार था। उस पर विराम लगाने की कोशिश की गई और कांग्रेस की तरफ से जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अशोक गहलोत, वो कल रात वहां पहुंचे, पटना पहुंचे और उन्होंने 1 घंटे तक तेजस्वी यादव और अन्य जो घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ बातचीत की, मुलाकात की। ऑब्जर्वर बनाए गए हैं अशोक गहलोत, तो उनके साथ अन्य नेता भी पहुंचे और उन्होंने तेजस्वी यादव से, अन्य घटक दल के नेताओं से बातचीत की। इसमें दोनों के बीच जो मनमुटाव की स्थितियां चल रही थी सीटों के बंटवारे को लेकर और अन्य बातों को लेकर, उसको लेकर क्लियरेंस करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद ये कहा गया कि सब कुछ ठीक है। तो गुरुवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी कही गई है दोनों की तरफ से। तेजस्वी यादव, लालू यादव के अलावा जो अन्य दल के नेता हैं घटक दलों के, उनसे मुलाकात की बात कही गई। तो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जहां पर आपस में चुनाव लड़ने के लिए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 12 जगह ऐसी है जहां पर महागठबंधन के जो नेता हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए, इसके पहले सीटों के बंटवारे को लेकर हर दिन खबरें आ रही थी कि आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। तो जिस तरह से बातचीत हुई उसके बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों भी चुनाव प्रचार के लिए अब एक साथ आ सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र राज जी, जिस तरह से कल ये बैठक हुई है, इसके बाद क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा या अब ये प्रिटेंड किया जाए कि आगे सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा? कैसे इस बैठक को देखा जाए, इसका क्या फायदा, क्या नुकसान, किस तरह का असर दिखाई देता है? इस बैठक का बहुत अधिक लाभ होगा यह मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत धन बल का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। क्योंकि जहां भी आरजेडी ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, करीब 12 जगहों पर महागठबंधन के लोग आमने सामने हैं। जैसे कि कहलगांव विधानसभा सीट है भागलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो कहलगांव में आरजेडी ने पहले संजय यादव जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं और बांका के रहने वाले हैं, जो बिहार का एक जिला है, तो वहां के संजय यादव रहने वाले उनके बेटे को महागठबंधन का उम्मीदवार बना दिया आरजेडी ने टिकट देके। उसके बाद वहां फिर कांग्रेस ने परवीन सिंह कुशवाहा को उतार दिया है। इसके पहले सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है जहां की कांग्रेस ने ललन यादव को उम्मीदवार बनाया है, वहां पर आरजेडी ने फिर से अपना उम्मीदवार बाद में उतार दिया। तो इस तरह से कई जगहों पर है। तो जहां भी उम्मीदवार उतारे गए हैं आरजेडी की ओर से, ज्यादातर कहा जा रहा है कि ये लोग धन बल के मामले में बहुत स्ट्रांग हैं। इन लोगों का चुनाव लड़ने के पीछे बहुत सारा खेल है। तो ऐसे में वापस ले लेगा अपने उम्मीदवारों को 1 दर्जन जगहों पर ऐसा, या फिर और सहयोगी दल ले लेंगे कांग्रेस के खिलाफ। तो यह संभव नहीं दिखता है। बहुत होगा तो 2-3 जगह कंप्रोमाइज होगा, लेकिन ज्यादातर जगह दोस्ताना मुकाबला कहिए या महागठबंधन का टूट कहिए, उम्मीदवार आमने सामने होंगे। क्योंकि जो भी उम्मीदवार है वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही धन बल के मामले में बहुत सशक्त है और चुनाव में धन किस तरह से काम करता है यह तो किसी से छिपा नहीं है। तो वैसे में बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, सवाल इसी बात को लेकर तो है, ये 12 सीटें तो अपनी जगह है, लेकिन आपस में जो महागठबंधन के बीच जिस तरह का समन्वय होना चाहिए वो दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक मैसेज कन्वे होता है जनता के बीच, और विपक्ष तो चुटकी ले रहा है। तो जाहिर सी बात है अब ये बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन इसके पहले जो बातचीत होनी चाहिए थी, जो सुलह होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। तो इसका साइड इफेक्ट किसको ज्यादा भोगना पड़ेगा, आरजेडी को, कांग्रेस को या अन्य दलों को? ये महागठबंधन को संयुक्त रूप से रोकना होगा। क्योंकि अब तो लग रहा है कि ये लोग जो एनडीए सरकार के जो असंतोष का एक जो भुनाने का एक ये था कि लोग भुनाएंगे, इतने वर्ष तक नीतीश सरकार का शासन रहा, तो उसका जो लाभ हानि है, जो लोगों में गुस्सा है या नहीं है, तो उसका एक लाभ इन लोगों को भुनाना चाहिए। तो उसको भुनाने में तो पहले ही फैल दिख रहे हैं। इसलिए कि इन लोगों का आधिकारिक सूची बहुत दिन के बाद जारी नहीं हुई।
तो एक मुख्य विपक्षी के रूप में जो इन लोगों को एनडीए सरकार पर, एनडीए पर जो चढ़ाई करना चाहिए था, जो भारी दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहे हैं, वो पहले ही हार गए दिखते हैं। तो इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना होगा साफ तौर पर। जाहिर सी बात है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है और एक तरफ एनडीए का खेमा है, जहां पर वहां पर भी सब चीजें ठीक नहीं, क्योंकि खुलकर कोई भी सीएम के फेस के लिए नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाई दे रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का असर भी दिखाई दे रहा है। तो इसका कुछ असर चुनाव पर लगता है आपको पड़ेगा कि नीतीश कुमार के ऊपर फिर से एक बार जनता मुहर लगाएगी, या इस बार थोड़ा संघर्ष ज्यादा है? एंटी कन्वेंसी का जो असर है, जो वो जिसका लाभ लेना चाहिए महागठबंधन को, मिलजुल के सशक्त गठबंधन का एक साझा उम्मीदवार बना के, उसमें तो ये लोग फेल होते दिख रहे हैं। महागठबंधन जो नीतीश सरकार का जो गुस्सा है लोगों में, या जो लंबे समय से जो शासन का जो एक असंतोष है, उसका लाभ भुनाने के लिए भी तो सशक्त दावेदार सामने आए, लेकिन वो तो नहीं दिख रहा है। अब 3 उम्मीदवार खड़े हो गए, आरजेडी का, कांग्रेस का, फिर वो का एनडीए का। तो ये तो सब 12 सीटों पर है उम्मीदवार, लेकिन बाकी सब सीटों पर एक मतलब एक गलत संदेश गया है। तो जो लाभ भुनाने का था एंटी कन्वेंसी का, वो लाभ ये लोग नहीं ले पाएंगे। ऐसा हमको इसका फायदा सत्ता पक्ष को मिलता नजर आ रहा है आपके मुताबिक। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्रनाथ तिवारी जी, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अलग अलग घटक दल अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि एनडीए के अंदर की जो खींचतान है वो बाहर तो नहीं आ रही है, अंदर खाने से जरूर खबरें आ रही है छन छन कर कि आने वाले समय में डिप्टी सीएम या सीएम को लेकर मामला फंस सकता है।